नमस्कार साथियों, मैं यस के सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रथम प्रयास क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग, जरूर बताइए। अब तक प्रश्नमाला की जो है 36 कड़ी हम लोगों के साथ जुड़ चुकी है। आज 37वीं कड़ी में आप लोगों का पुनः स्वागत है। बिना किसी विलंब के, चूंकि विलंब काफी हो चुका है आप लोगों को पता ही है, बिना किसी विलंब के आज 37वीं कड़ी हम लोग प्रारंभ करते हैं। बड़े ही मजेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अब तक जितनी भी कड़ियां आपसे जुड़ चुकी हैं, जो ट्रिक्स हैं, उसे आप देखते रहिए, दोबारा रिवीजन करिए। और फिर से मैं कह देना चाहता हूं आपसे कि आप लोग नोट्स जरूर बना लें। जो भी नई चीजें दिख रही हैं या फिर जो चीजें एक जगह संगठित रूप से आपको मिलती हैं, उसे आप नोट करते चलेंगे। परीक्षा के दौरान यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो शुरू करते हैं प्रश्नमाला की 37वीं कड़ी। इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें बहुत जल्दी जुड़ने वाली है। तो आज फिलहाल हम लोग देखते हैं प्रश्नमाला की 37वीं कड़ी। और पहला प्रश्न है कि कहानी का तत्व नहीं है। कहानी का तत्व नहीं है। रंगमंच, देश काल, कथा, वस्तु, चरित्र। अब 4 विकल्प है आपके पास। इसमें से एक तत्व, या कह सकते हैं कि इसमें से एक तत्व जो है वह इन चारों विकल्पों में से कहानी में नहीं होना चाहिए या नहीं होता है। तो देखते हैं ऐसा कौन सा तत्व है जो कहानी का नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो रंगमंच होता है यह नाटक का तत्व है। नाटक का प्रमुख तत्व है यह। किसका? नाटक। यह नाटक का जो है प्रमुख तत्व है, क्योंकि नाटक जो है, नाटक मूल रूप से खेलने के लिए, रंगमंच पर खेलने के लिए ही लिखा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि कहानी के तत्व क्या क्या हो सकते हैं। देश काल, कथा वस्तु, चरित्र, वातावरण, भाषा शैली, संवाद, उद्देश्य, ठीक है। तो ये जो है कहानी के कुछ प्रमुख तत्व हैं। फिर से एक बार देखते हैं कि देश काल, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, वातावरण, भाषा शैली, संवाद और उद्देश्य। तो अगर आपसे दोबारा पूछा जाए कि कहानी का कौन सा तत्व है या नहीं है, तो ये 5-6 बातें आप याद रखेंगे, इसे आप नोट करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द रूप तत्सम है, यानी शब्द का कौन सा रूप जो है वह तत्सम है। 4 शब्द दिए गए हैं: कर्म, काम, कार्म, कारज। इन 4 विकल्पों में से, और यह प्रश्न आया हुआ है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कर्म, काम, कार्म और कारज, इन 4 विकल्पों में से आपको तत्सम पहचानना है। तो तत्सम इसमें कर्म होगा। काम जो है यह तद्भव शब्द है। ठीक है, तो कर्म जो है यह तत्सम है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नागार्जुन की कविताओं को किस आलोचक ने नुक्कड़ कविता कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको बताना है कि नागार्जुन की जो कविताएं हैं उनको नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। किसने ऐसा कहा है नागार्जुन की कविताओं के बारे में? 4 विकल्प हैं: रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रहे साथियों, इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को क्या कहा है? नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण। रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण यह एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। ग्रंथ के लेखक हैं, अब आपसे इनका लेखक पूछा जा रहा है, इस ग्रंथ का लेखक पूछा जा रहा है। गुलाब राय, आनंद प्रकाश दीक्षित, रामानंद तिवारी या फिर निर्मला जैन।
इन चारों विकल्पों में से एक सही विकल्प है, उसी का आपको चुनाव करना है। यदि आपने प्रश्न पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल सही उत्तर दे पाएंगे इसका, कि रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आनंद प्रकाश दीक्षित। इसके लेखक कौन है? आनंद प्रकाश दीक्षित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ काव्य संग्रह दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन सा काव्य संग्रह या कौन सी रचना जो है वह रघुवीर सहाय की नहीं है। ठीक, स्वाधीन व्यक्ति, नेता क्षमा करें, कितनी शांत, आत्महत्या के विरुद्ध। इंपॉर्टेंट है और चारों विकल्पों को ध्यान से देखें। स्वाधीन व्यक्ति, नेता क्षमा करें, कितनी शांत, आत्महत्या के विरुद्ध। इसका सही उत्तर आप लोग दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। तो ध्यान रहे साथियों, कितनी शांत यह रघुवीर सहाय का नहीं है, बल्कि किसका है? यह अज्ञेय का काव्य है, अज्ञेय। और जो ये चारों रचनाएं हैं क्या है? ये काव्य है, काव्य। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देंगे। स्वाधीन व्यक्ति, नेता क्षमा करे, आत्महत्या के विरुद्ध, ये तीनों जो रचनाएं हैं, ये तीनों जो काव्य हैं, ये किसके हैं? ये रघुवीर सहाय के हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ रचना दी गई है और दूसरी तरफ रचनाकार का नाम दिया गया है। इसमें जो है एक जोड़ा जो है वह सुमेलित नहीं है, उसी को आपको चिन्हित करना है, उसी को पहचानना है। भागवती लज्जाराम मेहता, श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह, 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। अब इसमें से कौन सा उपन्यास ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि एक तरफ से देखते हुए चलेंगे, फिर पता चल जाएगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भागवती लज्जाराम मेहता का नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। यह श्रद्धाराम फुल्लौरी का है, श्रद्धाराम फुल्लौरी। ठीक है, श्यामा स्वप्न, और यही आपका सही उत्तर है। भागवती लज्जाराम मेहता का नहीं है, बल्कि श्रद्धाराम फुल्लौरी का है। श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह, 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट और परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई थी। थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से आप लोग देखेंगे कि कह रहा है कि तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई थी। ठीक है, देखते हैं कि कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई थी। कंपनी की औरत, दुल्हन की डोली, चोर बाजारी का सामान या फिर बांस। अब इसमें सही विकल्प क्या होगा, यही आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी कौन सा सामान लादने की कसम उन्होंने नहीं खाई थी। तो ध्यान रहे, कंपनी की औरत को न ढोने की कसम खाई थी, चोर बाजारी का सामान भी मना किया था और बांस को भी लादने से मना किया था। बस दुल्हन की डोली को उठाने से या ढोने से उसने मना नहीं किया था, यानी कसम नहीं खाई थी। तो आपका उत्तर होगा दुल्हन की डोली, और इसे आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो, आठों सिद्ध नवोनिधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? अब इसमें छंद आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा छंद होगा। दोहा, सोरठा, कवित्त, सवैया। दोहा होगा, सोरठा, कवित्त या फिर सवैया। एक बात बता दें कि यह
रसखान की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? रसखान की हैं, और इसे आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, दोहा, सोरठा, कवित और सवैया। तो ध्यान रहे इन पंक्तियों में सवैया छंद है। कौन सा छंद है? सवैया छंद है। आगे बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि पत्थर के पर्याय नहीं है। पत्थर के पर्याय नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं और हर विकल्प में 2 शब्द दिया गया है। इसमें से कौन है जो पत्थर का पर्याय नहीं है, यही आपसे पूछा जा रहा है। उपल, पाहन, पाषाण, उपल, शिलाखंड, पहाड़, पाषाण या फिर प्रस्तर। अब इसमें पत्थर का पर्याय नहीं है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? तो इसका सही उत्तर होगा शिलाखंड और पहाड़। यही जो है पत्थर का पर्याय नहीं है। उपल, पाहन, पाषाण, उपल, पाषाण और पत्थर, ये 3 विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी गजल विधा के प्रवर्तक, यानी हिंदी में गजल विधा का प्रवर्तन किसने किया? हिंदी गजल विधा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, मलयज या फिर दुष्यंत कुमार। हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, मलयज या फिर दुष्यंत कुमार। तो ये प्रश्न तो सभी लोगों को आता होगा और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दुष्यंत कुमार, और इनकी एक बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है साये में धूप। साये में धूप इनका गजल संग्रह है और बड़ा ही महत्वपूर्ण संग्रह है। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर मुक्तिबोध। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर मुक्तिबोध। इन चारों में से किसने धर्म, नैतिकता और विज्ञान लिखा था? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। यह किसकी रचना है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है कि विभावना अलंकार का लक्षण है। यहां पर देखिए, कभी कभी अलंकार आपसे पूछा जाता है और उसकी परिभाषा पूछ ली जाती है, और यहाँ पे आपसे परिभाषा यानी लक्षण पूछा गया है। एक कार्य के अनेक कारण होना, बिना कारण के कार्य की सिद्ध, कारण होने पर भी कार्य की सिद्ध न होना, कारण कहीं कार्य कहीं। आपसे यही पूछा जा रहा है कि विभावना अलंकार का लक्षण है। तो विभावना अलंकार लक्षण होता है कि जहां पर बिना कारण के कार्य की सिद्धि हो रही हो। क्या हो रहा हो? बिना कारण के कार्य हो रहा हो, वहां पर क्या होगा? विभावना अलंकार होगा। और जहां कारण कहीं और कार्य कहीं होगा, वहां असंगत अलंकार हो जाएगा। क्या होगा? असंगत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से उपन्यास और उपन्यासों का युग्म सुमेलित नहीं है। अब इसमें कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? एक तरफ उपन्यास दिया है, दूसरी तरफ उपन्यासकार का नाम दिया है। दिव्या यशपाल, जहाज का पंछी इलाचंद जोशी, अमृत और विष अमृतलाल नागर, पहला पड़ाव निर्मल वर्मा। इन चारों में से एक ऐसा विकल्प है जो कि अपने रचनाकार लेखक के साथ सुमेलित नहीं है। तो आपको पता चल गया ये चारों रचनाएं उपन्यास हैं। जब भी आप पढ़ते हैं आप विधा पर भी ध्यान दिया करिए। तो दिव्या यशपाल का उपन्यास है, बिल्कुल सही है। जहाज का पंछी इलाचंद जोशी का उपन्यास है, यह भी बिल्कुल सही है। अमृत और विष अमृतलाल नागर का उपन्यास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला पड़ाव निर्मल वर्मा, ये बिल्कुल गलत है। पहला पड़ाव जो उपन्यास है यह निर्मल वर्मा का नहीं है। किसका है? श्रीलाल शुक्ल का है। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल। तो पहला पड़ाव जो उपन्यास है बड़ा ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, और किसका उपन्यास है? श्रीलाल
शुक्ल का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं कि द न्यू क्रिटिसिज्म के लेखक हैं। पाश्चात्य साहित्य से संबंधित जितनी भी रचनाएं हल करा दी गई हैं और जितने भी अन्य तथ्य बताए गए हैं वो आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त होंगे। तो पूरी प्रश्नमाला अब तक की आप देख लीजिए और उसमें से पाश्चात्य काव्यशास्त्र के जो प्रश्न हैं उन्हें अलग से नोट करते जाइए, तो एक अच्छा नोट आपके पास तैयार हो जाएगा। तो द न्यू क्रिटिसिज्म के लेखक हैं जान क्रो रैमसन, जाक देरिदा, रोला बार्थ या सास्योर। इन चारों में से आपको बताना है कि द न्यू क्रिटिसिज्म के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है। जल्दी से आप लोग अपने उत्तर देंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा, जान क्रो रैमसन, यानी जान क्रो रैमसन ने द न्यू क्रिटिसिज्म के लेखक हैं, इन्होंने इसको लिखा था और यह यूजीसी नेट के पेपर में कई बार यह पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है। यानी जो खड़ी बोली है, जो हम लोग आपस में बात करते हुए इस्तेमाल करते हैं जिस बोली का, वही खड़ी बोली है। तो वर्तमान में हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है। अब इसका नाम खड़ी बोली क्यों पड़ा, इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। अगला विकल्प है इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता है, इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है। सही विकल्प का चयन करिए आप लोग, सही उत्तर दीजिए कि सही उत्तर क्या होगा। हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, इसका सही उत्तर होगा कि इसमें जो है खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, इसीलिए खड़ी बोली नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मेरा सफर मेरा मंजिल, मेरा सफर मेरी मंजिल आत्मकथा के लेखक हैं डी.आर. जाटव, माता प्रसाद, भगवान दास, तुलसीराम। इसमें से मेरा सफर और मेरी मंजिल के लेखक कौन है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यह जो है एक दलित आत्मकथा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दलित आत्मकथा। अब यहां आपसे पूछा गया है मेरा सफर मेरी मंजिल, तो ध्यान रहे यह डी.आर. जाटव की जो है आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, डी.आर. जाटव की, और इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि कवि मुक्ति बोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, यह कथन किसका है। अभिव्यक्ति की खोज है। कवि मुक्ति बोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, तो यह कथन किसका है। नामवर सिंह का, रामविलास शर्मा का, श्रीकांत वर्मा का, शमशेर बहादुर सिंह। इसमें सही उत्तर क्या होगा, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, श्रीकांत वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह। इसका सही उत्तर होगा नामवर सिंह। क्या होगा, नामवर सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक हैं। एक आलोचनात्मक ग्रंथ है भाषा और समाज, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, ग्रियर्सन या फिर श्याम सुंदर दास। रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, ग्रियर्सन या फिर श्याम सुंदर दास। इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल आप लोगों को यह प्रश्न आ रहा होगा, लेकिन यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। भाषा और समाज के लेखक कौन है, तो भाषा और समाज के लेखक है डॉक्टर रामविलास शर्मा। कौन है, रामविलास शर्मा। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद का नाम सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है, यानी कि प्रेमचंद जो है किसने नाम दिया, मुंशी धनपत राय। ठीक है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम जब आपसे पूछा जाएगा तो आपका सही उत्तर होगा धनपत राय। ठीक, और अगर आपसे यह पूछा जाए कि प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे, तो उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। वास्तविक नाम, वास्तविक नाम धनपत राय, धनपत राय।
उर्दू नाम नवाब राय। ठीक है, चलिए आप लोगों को क्लियर हमने कर दिया कि प्रेमचंद का अगर वास्तविक नाम आपसे पूछा जाए तो वास्तविक नाम क्या था, धनपत राय नाम था। उर्दू में किस नाम से लिखते थे, नवाब राय के नाम से लिखते थे। अब आपका प्रश्न है कि मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है, यानी कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम दिया, यानी इनका पहले नाम धनपत राय था, बाद में इनको प्रेमचंद किसने नाम दिया। मुंशी दया नारायण, मुंशी अजायब लाल, मुंशी देव नारायण, इनमें से कोई नहीं। ये चार विकल्प हैं। अब इसमें से आपको एक विकल्प का चुनाव करना है कि प्रेमचंद नाम प्रेमचंद को किसने दिया। ठीक है, अब इसका सही उत्तर आप लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों ध्यान रहे, मुंशी दया नारायण जो थे इन्होंने धनपत राय को, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम दिया था। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय, उर्दू में किस नाम से लिखते थे, नवाब राय के नाम से लिखते थे, और इनको प्रेमचंद नाम किसने दिया था, तो मुंशी दया नारायण ने दिया था। अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। नहीं शब्द को ध्यान दीजिए, और जैसा मैंने बताया था कि अब काफी क्वेश्चन ऐसे रखे जाएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन, जिसमें इस प्रकार के विकल्प आपको मिलेंगे। इससे क्या होगा, 4 रचनाएं एक साथ आपकी क्लियर हो जाएंगी। प्रबंध चिंतामणि विनय चंद सूरी, पाहुर दोहा राम सिंह, नेमिनाथ चरियु हरिभद्र सूरी, भविष्यत कहा धनपाल। अब इसमें एक सुमेलित नहीं है, उसी का आपको चयन करना है। तो एक एक रचना को हम देखते हैं, एक एक विकल्प को, क्लियर हो जाएगा। प्रबंध चिंतामणि विनय चंद सूरी बिल्कुल गलत है। प्रबंध चिंतामणि किसका है, तो ये जैनाचार्य मेरुतुंग है। इसके लेखक कौन है, मेरुतुंग। जैनाचार्य मेरुतुंग जो है वह प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं। पाहुर दोहा राम सिंह बिल्कुल सही है। नेमिनाथ चरियु हरिभद्र सूरी यह भी बिल्कुल सही है। भविष्यत कहा धनपाल, तो अन्य विकल्प जो है वह सुमेलित है। अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है। भ्रमर गीत प्रसंग जो है उसका प्रतिपाद्य क्या है, उसका विषय क्या है। वात्सल रस का चित्रण, गोपियों का विरह वर्णन, सगुण भक्ति की महिमा और निर्गुण का खंडन, कृष्ण की भक्ति। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। अब इसमें से आपको चुनाव करना है कि सही विकल्प क्या है, यानी भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य क्या है, उसका विषय क्या है। तो इसका जो प्रतिपाद्य है वह है सगुण भक्ति की महिमा और निर्गुण भक्ति का खंडन। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। रमानाथ अवस्थी लेखक है, किस संस्मरणात्मक कृति के लेखक हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि रमानाथ अवस्थी जो है वह किस संस्मरणात्मक कृति के लेखक हैं। यादों के काफिले, याद जो आईना है, याद आते हैं, यादों की छाव में। 4 विकल्प हैं, फिर से एक बार देखते हैं। यादों के काफिले, याद जो आईना है, याद आते हैं, यादों की छाव में। अब इसमें एक विकल्प का चयन करना है जिसके लेखक रमानाथ अवस्थी हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, याद आते हैं। सही उत्तर है याद आते हैं। अब एक एक विकल्प को हम देखते चलेंगे। यादों के काफिले इंपॉर्टेंट किसका है, देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी। इन चारों विकल्पों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वह है यादों के काफिले, जिसके लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं। याद जो आईना है इसके लेखक हैं मधुरेश। याद जो आईना है इसके लेखक कौन है, मधुरेश हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है। यादों की छाव में, तो यह संस्मरण किसका है, विष्णु प्रभाकर। और जो चारों विकल्प है चारों ही संस्मरणात्मक रचनाएं हैं। यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी, याद जो आईना है
मधुरेश। याद आते हैं रमानाथ अवस्थी, यादों की छांव में विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न देखते हैं, उसने खा लिया होगा। अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? अर्थ की दृष्टि से आपसे पूछा जा रहा है किस प्रकार का वाक्य है। उसने खा लिया होगा, इच्छावाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक। इच्छावाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक या फिर संदेहवाचक। तो ध्यान रखिए साथी, उसने खा लिया होगा, खा लिया होगा, थोड़ा सा यहां पे संशय और संदेह बना हुआ होगा। तो यह किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक वाक्य है। भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है? किसका चित्र खींचा है? अब आपको बताना है कि भारत दुर्दशा जो भारतेंदु का नाटक है उसके पहले अंक में किसका चित्र खींचा गया है, किसका वर्णन है? भारत के गांवों का, भारत की दुर्दशा के कारणों का, भारत के बड़े नगरों का, भारत की नारियों की दुर्दशा का। सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर होगा साथियों, भारत की दुर्दशा के कारणों का वर्णन है। किसका वर्णन है? भारत की दुर्दशा के कारणों को वर्णन है। यहाँ पे उसके कारण गिनाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की किन्हीं दो कविताओं का शीर्षक लिखिए। अब हर जो विकल्प है, प्रत्येक विकल्प में दो कविताओं के शीर्षक दिए गए हैं। इसमें से जो केदारनाथ अग्रवाल का है वही आपको बताना है। आराम से बताइएगा। हवा ने कहा, दुर्वादल, दो रचनाएं हैं, हवा ने कहा और दुर्वादल। माझी ने बजाओ बंसी और बसंती हवा। काला सूरज और रंग आंगन। कहीं न जाना, दूसरा है बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। अब इन चारों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है जो रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी रचनाएं हैं? तो सही उत्तर होगा माझी ने बजाओ बंसी और बसंती हवा। माझी ने बजाओ बंसी और बसंती हवा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि केदारनाथ अग्रवाल जो है वह बुंदेलखंड क्षेत्र के थे और केन नदी के पास उनका घर था। वहां पे उनको बैठना बहुत ही पसंद था, तो उसी के किनारे बैठकर ये कविताएं लिखी गई हैं। और केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि भी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतिहास इस बात का गवाह है कि महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। एक कथन दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस उपन्यास से उद्धृत है। यह कथन किस उपन्यास से लिया गया है? गोदान, दिव्या, आपका बंटी, बाण भट्ट की आत्मकथा। चार विकल्प हैं और यह किस उपन्यास से उद्धृत है यही आपको बताना है। तो देखते हैं, गोदान प्रेमचंद। आप लोग सोच कर बताइए किसका उदाहरण हो सकता है यह। दिव्या यशपाल, आपका बंटी मन्नू भंडारी, भंडारी, और बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा साथियों बाण भट्ट की आत्मकथा। और यह उपन्यास जो है किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद, दिव्या यशपाल, आपका बंटी मन्नू भंडारी। तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण था, आपकी जानकारी के लिए ये बातें महत्वपूर्ण थी। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से माना है? रासो शब्द की उत्पत्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस शब्द से माना है यही आपको बताना है, ठीक है। रसायन, रासक, रहस्य रास। चार विकल्प दिए गए हैं। रसायन, रासक, रहस्य रास। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। रसायन, रासक, रहस्य या फिर रास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर साथियों होगा रासक।
अगर आपसे पूछा, जब भी पूछा जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है, तो आप रासक बताएंगे। रसायन किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है, रामचंद्र शुक्ल। जब भी आपसे पूछा जाए कि रासो शब्द की उत्पत्ति शुक्ल जी ने किससे मानी है, तो रसायन होगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि रहस्य से रासो शब्द की उत्पत्ति किसने मानी, रहस्य से किसने मानी? कवि राज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास ने रहस्य से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी थी। और फिर अगर आपसे पूछा जाए रास से किसने माना है, रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति किसने माना है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह और नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी। यानी दो विद्वान ऐसे हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह और नंद दुलारे वाजपेयी, जिन्होंने रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति माना है। एक और देखते हैं कि रसिक शब्द से किसने माना है, रसिक शब्द से, रसिक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति किसने माना है, तो ये है नरोत्तम स्वामी, नरोत्तम स्वामी। सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे माना है, रासक से माना है। और रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे माना है, रसायन से माना है। कविराज श्यामल दास ने किससे माना है, इन्होंने रहस्य से रासो शब्द की उत्पत्ति माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह और नंद दुलारे वाजपेयी रासो शब्द की उत्पत्ति रास से मानते हैं। इसके अलावा रसिक शब्द से नरोत्तम स्वामी रसिक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कमलेश्वर मेरे हमसफर जीवनी के लेखक हैं। एक रचना है, एक जीवनी है, कमलेश्वर मेरे हमसफर। अब चार विकल्प हैं, गायत्री कमलेश्वर, चंद्रशेखर शुक्ल, ज्ञानचंद जैन, माखनलाल चतुर्वेदी। इसमें से किसने कमलेश्वर मेरे हमसफर जो है यह जीवनी लिखी है कमलेश्वर के बारे में? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों ध्यान रहे, इसका सही उत्तर होगा गायत्री कमलेश्वर। इन्होंने लिखा कमलेश्वर मेरे हमसफर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सदियों का संताप किसकी रचना है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि सदियों का संताप किसकी रचना है? जयप्रकाश करदम, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ओम प्रकाश वाल्मीकि या फिर मोहनदास नमिश राय। इसमें सही विकल्प का चयन करिए कि बालकृष्ण शर्मा नवीन, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि या फिर मोहनदास नमिश राय। सदियों का संताप, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर साथी होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, कुछ और रचनाएं इनकी देखते हैं दलित विमर्श से संबंधित। बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते, शब्द झूठ नहीं बोलते। तो ये इनकी जो है अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार हैं। अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार हैं माधव प्रसाद मिश्र,
अध्यापक पूर्ण सिंह, संपूर्णानंद या फिर श्याम सुंदर दास, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? ये आपको बताना है कि जिन्होंने अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को अधिक महत्व दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? ध्यान रहे, इसका सही उत्तर होगा अध्यापक पूर्ण सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप याद रखेंगे कि जिन्होंने, कौन से लेखक हैं, कौन से निबंधकार हैं जिन्होंने अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को अधिक महत्व दिया है? तो वो है अध्यापक पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है कि कोड़ी और कौड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है? शब्द युग्म से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और यह आपके सिलेबस में भी है, पाठ्यक्रम में है कि कोड़ी और कौड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ है। एक समुद्री जीव का खोल, 20 का समूह, 20 का समूह एक समुद्री जीव का खोल, कुष्ठ रोगी 20 का समूह, एक खेल का नाम 20 का समूह। तो 20 का समूह जो है वह सभी विकल्पों में मौजूद है। अब आप लोग एक सही विकल्प का चयन करिए कि कोड़ी और कौड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो साथियों इसका सही अर्थ होगा 20 का समूह और समुद्र की खोल। कोड़ी जो शब्द है इसका अर्थ होता है 20 का समूह और कौड़ी जो शब्द है एक समुद्री जीव की खोल होता है। ठीक है। किस सदी में गद्य की एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, अब ये प्रश्न सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है कि कहानी विधा का विकास किस शताब्दी में हुआ, किस सदी में हुआ? 8वीं, 19वीं, 21वीं, 16वीं? 8वीं सदी, 19वीं सदी, 21वीं सदी या फिर 16वीं सदी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 19वीं सदी। ठीक है साथियों, सही उत्तर क्या होगा? 19वीं सदी। और आप लोग जानते ही हैं निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? अब इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। रामदास की हत्या, रघुवीर सहाय, कुआनो नदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सतपुड़ा के जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र, संसद से सड़क तक, नागार्जुन। इन चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक एक विकल्प को हम लोग देखते चलते हैं, अपने आप उत्तर निकल कर आ जाएगा। रामदास की हत्या ये किसका काव्य संग्रह है? रघुवीर सहाय का, बिल्कुल सही है। कुआनो नदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, यह भी विकल्प सही है। सतपुड़ा के जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र, यह भी विकल्प सही है। संसद से सड़क तक, नागार्जुन की रचना नहीं है बल्कि यह धूमिल का काव्य है। किसका है? धूमिल। और यही विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश, काल और परिस्थिति में एक समान रहता है, जिस व्यक्ति का चित्र किसी भी देश, काल, परिस्थिति में समान, यानी हमेशा वह समान बना रहता है, उसके लिए उपयुक्त शब्द है। उसके लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? अलौकिक, स्थिर चित्त, शांत चित्त या फिर समदर्शी? अलौकिक, स्थिर चित्त, शांत चित्त या फिर समदर्शी? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? शांत चित्त इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या का निवारण करने के लिए एक उपन्यास लिखा, वही आपसे पूछा जा रहा है। निसहाय हिंदू, भूतनाथ, आदर्श हिंदू या फिर गोदान? निसहाय हिंदू, भूतनाथ, आदर्श हिंदू या फिर गोदान? इसका सही उत्तर होगा निसहाय हिंदू। क्या उत्तर होगा? निसहाय हिंदू। अगला प्रश्न है कि गवाह किस विदेशी भाषा का शब्द है? देखिए एक विदेशी शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि गवाह किस विदेशी भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की? चार विकल्प है आपके सामने, अरबी, फारसी, पुर्तगाली और तुर्की। इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो गवाह जो है किस भाषा का शब्द है? यह साथियों फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फारसी भाषा का शब्द है। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी रचनाएं तुलसीदास की हैं जिसमें उत्तरकांड का वर्णन मिलता है? 2, 4, 3, 1। 2, 4,
3-1। इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? जल्दी से आप अपने उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर होगा 4 रचनाएं ऐसी हैं जिसमें कि उत्तर कारण संबंधी वर्णन मिलता है। इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? एक रचना है जो देव की नहीं है, वही आपको बताना है कि कौन सी रचना ऐसी है जो देव की नहीं है। रसमंजरी, रसविलास, अष्टयाम, भवानी विलास। रसमंजरी, रसविलास, अष्टयाम या फिर भवानी विलास। तो इसका सही उत्तर होगा रसमंजरी। रसविलास, अष्टयाम, भवानी विलास ये तीनों रचनाएं देव की हैं, जबकि रसमंजरी जो है यह नंददास की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हो मैं कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्त अनुसार नहीं। यह कथन किसका है? ये कथन आपसे पूछा जा रहा है कि यह कथन किसका है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये 4 विकल्प दिए गए हैं और आपसे एक कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है कि ये किसका कथन है। तो साथियों ध्यान रहे, यह कथन जो है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इनकी अधिकांश कविताएं जो है वह ब्रज भाषा में है, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ कविताएं जो है खड़ी बोली में भी हैं। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। ठीक है, नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? यानी भारतेंदु का जो कालखंड है उसे किस अन्य नाम से अभिहित किया गया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। जागरण काल, निर्माण काल, पुनर्जागरण काल या फिर सुधार काल। जागरण काल, निर्माण काल, पुनर्जागरण काल या सुधार काल। तो इसका सही उत्तर होगा पुनर्जागरण काल। क्या उत्तर होगा? पुनर्जागरण काल। भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। अनेकार्थी शब्द के रूप में गुरु को कौन सा अर्थ, गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? गुरु का एक अर्थ दिया हुआ है जो कि उचित नहीं है, वही आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा शब्द होगा वह। पचाने में कठिन, शिक्षक, भारी, एक नक्षत्र। इसमें एक विकल्प है जो कि गुरु का जो है पर्याय नहीं है, अर्थ नहीं देता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा एक नक्षत्र। पचाने में कठिन को भी गुरु कहते हैं, शिक्षक को भी और भारी को भी। अगला प्रश्न देखते हैं कि समर गाथा एक लंबी कविता के लेखक हैं। समर गाथा एक लंबी कविता के लेखक कौन है? मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, दिनकर, रूप नारायण सोनकर। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समर गाथा एक लंबी कविता के लेखक, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक राजेश जोशी हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके लेखक कौन है? राजेश जोशी इसके लेखक हैं और इनका एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है दो पंक्तियों के बीच। दो पंक्तियों के बीच इनका एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है और इनका एक अन्य काव्य संग्रह है एक दिन बोलेंगे पेड़। एक दिन बोले यह इतना महत्वपूर्ण है एक दिन बोलेंगे पेड़ कि 2021 में टीजीटी और पीजीटी दोनों में यह पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है। एक उपनाम भी आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रज कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हरिऔध, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक या फिर रत्नाकर। हरिऔध, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक या फिर रत्नाकर। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो ब्रज कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? सत्यनारायण कविरत्न जो है ये ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हुई है। आगे बढ़ते हैं कि सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ है। सिर पर पांव रखकर भागना, तुरंत भाग जाना, करतूत दिखाना, सर्कस दिखाना, चोट पहुंचाना। बड़ा ही सरल सा प्रश्न है और इसका जल्दी से आप लोग उत्तर देंगे कि सिर पर पांव रखकर भागना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा
तुरंत भाग जाना। क्या उत्तर होगा? तुरंत भाग जाना। अगला प्रश्न है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? एक कथन दिया गया है जो आपसे पूछा जा रहा है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग क्या था? यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन चारों में से एक विकल्प का चयन करना है कि यह कथन किसका है। तो ध्यान रहे साथियों, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गिरिजा कुमार माथुर रचित कल्पांतर है। एक रचना है कल्पांतर जिसके रचयिता हैं, जिसके रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर। अब यह कौन सी विधा है? काव्य नाटक, गीत नाट, महाकाव्य, खंडकाव्य। काव्य नाटक, गीत नाट, महाकाव्य या खंडकाव्य, यही आपको बताना है कि कल्पांतर कैसी रचना है। तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दीजिए कि कल्पांतर किस प्रकार की रचना है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, कल्पांतर जो है यह एक गीत नाट्य है। क्या है? गीत नाट्य है। वेरी इंपॉर्टेंट, यह प्रश्न पूछा गया है और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? अब इसमें एक आपसे रस पूछा जा रहा है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है, यही आपको बताना है। तो आप लोग बताइए जल्दी से, इसमें कौन सा रस होगा? भयानक रस, वीर रस, अद्भुत रस या फिर विभत्स रस? भयानक रस, वीर रस, अद्भुत रस या फिर विभत्स रस। ये चार विकल्प दिए गए हैं और आपको एक विकल्प का चयन करना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रहे साथियों, इसका सही उत्तर होगा वीर रस। क्या होगा? वीर रस। और यह पंक्तियां किससे ली गई हैं? तो ये काव्य पंक्तियां चंद्रगुप्त नाटक से ली गई हैं। चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त नाटक से ली गई। यह नाटक किसका है? तो यह प्रसाद का नाटक है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि कबूतर खाना जो है वह किस एकांकीकार की रचना है? विनोद रस्तोगी, मोहन राकेश, भुवनेश्वर या फिर जगदीश चंद्र माथुर। चार विकल्प हैं, विनोद रस्तोगी, मोहन राकेश, भुवनेश्वर, जगदीश चंद्र माथुर। जल्दी से आप लोग अपना उत्तर बताइए। कबूतर खाना, देखिए रचनाएं कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जगदीश चंद्र माथुर की यह रचना है। और कैसी विधा है यह? तो यह एकांकी है। क्या है? एकांकी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी? थोड़ा ठहरते हैं इस प्रश्न पे, ध्यान से पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सभी कार्यवाहियां जो है, सभी कामकाज जो है वह अंग्रेजी भाषा में होगा। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 348। चार विकल्प हैं, आपको एक सही विकल्प का चयन करना है कि वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होगी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा साथियों 348। अनुच्छेद 348 यह कहता है कि सभी कार्यवाहियां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की किस में होंगी? अंग्रेजी में होंगी। 343 में क्या कहा गया है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। अनुच्छेद 343 में क्या वर्णित है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 को देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग और समिति का गठन किया जाना किसमें वर्णित है? आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा आयोग और समिति का गठन किया जाना किस अनुच्छेद में है? आप बताएंगे 344 में। 346 आपसे पूछा जाए तो 346 में यदि दो या दो से अधिक राज्य
आपस में पत्राचार करने के लिए चाहे तो हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका वर्णन किसमें है? 346 में है। ठीक है, यदि दो या दो से अधिक राज्य आपस में सहमत हो पत्राचार के लिए तो वह पत्राचार के लिए हिंदी भाषा का उपयोग कर सकते हैं। इसकी अनुमति किसमें है? 346 में है। तो अगर आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न घुमाया जाए आ सकता है तो आप आसानी से हल कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। वीडियो को फिर से रिवाइज करके आप देखेंगे और इसे नोट भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हिमहास किसका गद्य काव्य है? हिमहास। अब आपसे गद्य काव्य पूछा जा रहा है कि हिमहास किसका गद्य काव्य है? रामधारी सिंह दिनकर, राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, राय कृष्णदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रहे साथियों, इसका सही उत्तर होगा हिमहास जो है यह राम कुमार वर्मा का गद्य काव्य है। किसका गद्य काव्य है? राम कुमार वर्मा का। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों में कौन सा युग्म रचनाकार के साथ सुमेलित नहीं है? नहीं, यहां भी आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। भाषा भूषण जसवंत सिंह, ललित लालाम मतिराम, काव्य निर्णय भिखारी दास, जगत विनोद देव। एक विकल्प जो है वह सुमेलित नहीं है। एक बार फिर से देखते हैं और एक एक प्रश्न को सही करते हुए चलते हैं, एक एक विकल्प को। भाषा भूषण जसवंत सिंह बिल्कुल सही है साथियों, यह जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना की। ललित लालाम मतिराम, यह भी बिल्कुल सही है। काव्य निर्णय भिखारी दास बिल्कुल सही है। जगत विनोद देव गलत है और यही आपका उत्तर भी है। जगत विनोद देव का न होकर यह पद्माकर की रचना है। किसकी रचना है? पद्माकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है काव्य लक्षण एवं लक्षणकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अब एक तरफ जो है काव्य लक्षण दिया है और दूसरी तरफ लक्षणकार दिए हैं। ठीक है, शब्दार्थों सहित काव्यम भामा, वाक्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ, तद 200 शब्दार्थों सगुणा न लंकी कृति पुनः क्वाप, मम्मट, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य दंडी। इन चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्कृत के आचार्य है और एक तरफ उनकी सूक्तियां दी गई, पंक्तियां दी गई हैं। अब एक एक विकल्प का देखते हुए चलेंगे हम लोग। शब्दार्थों सहित काव्यम भामा सही है। वाक्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का कथन है, यह भी सही है। तद 200 शब्दार्थों सगुणा वनलंकृ कृति पुनः क्वाप, मम्मट, यह भी बिल्कुल सही है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह दंडी का नहीं है। किसका है यह? पंडित राज जगन्नाथ। यह पंडित राज जगन्नाथ का जो है वह कथन है और यही आपका सही उत्तर भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था? अब आपसे पूछा जा रहा है कि नई कहानी आंदोलन के साथ कौन सा कहानीकार नहीं जुड़ा हुआ था? मोहन राकेश, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन या फिर राजेंद्र यादव। मोहन राकेश, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन या फिर राजेंद्र यादव। तो नई कहानी आंदोलन के साथ मोहन राकेश जुड़े थे, कमलेश्वर जुड़े थे, राजेंद्र यादव जुड़े थे, ज्ञान रंजन जो है इसके साथ नहीं जुड़े थे। ठीक है, अगला प्रश्न है संत काव्य में शब्द से क्या अभिप्राय है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि शब्द से क्या अभिप्राय है। दोहा छंद की रचना, गेय पदों वाली रचना, खंडन प्रधान रचना, उपदेश प्रधान रचना। चार विकल्प हैं, आपको बताना है कि शब्द का तात्पर्य क्या है, शब्द का अभिप्राय क्या है। यही आपका जो है आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है और आपका सही उत्तर होगा गेय पदों वाली रचनाओं को, गाए जाने वाले पदों की रचनाओं को क्या कहा गया है? शब्द कहा गया है। नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, सुमेलित नहीं है, अशुद्ध है। चारु मित्र रामकुमार वर्मा, एक घूंट जयशंकर प्रसाद, टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर, आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा। ये चार विकल्प हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। एक एक विकल्प फिर से देखते हैं और शुद्ध करते हुए चलते हैं। चारु मित्र रामकुमार वर्मा,
ये बिल्कुल सही है। एक घूंट जयशंकर प्रसाद, ये भी विकल्प सही है। टूटते परिवेश विश्व प्रभाकर, यह भी विकल्प सही है। आषाढ़ का एक दिन आपको पता है, यह नाटक जो है सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, किसका है? तो यह मोहन राकेश का नाटक है, मोहन राकेश। ठीक है, अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा का बाजार किस लेखक का प्रसिद्ध रिपोर्ताज है? रांगे राघव, प्रकाश चंद्र गुप्त, कमलेश्वर, शिवदान सिंह चौहान। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अल्मोड़ा का बाजार जो है वह किसका रिपोर्ताज है? ठीक है, रिपोर्ताज है, किसका है यह? तो यह जो है प्रकाश चंद्र गुप्त का है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। एक विकल्प शुद्ध है, बाकी 3 विकल्प अशुद्ध हैं। आपको उसी का चयन करना है जो सही विकल्प है। इसमें सही विकल्प है वल्लभाचार्य, और इनका जो सिद्धांत था वह क्या था? शुद्धाद्वैतवाद। एक तरफ से देखते हैं, रामानुजाचार्य का जो सिद्धांत है वह क्या है? तो द्वैताद्वैत नहीं बल्कि विशिष्टाद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, यह रामानुजाचार्य का सिद्धांत है। और यदि निम्बार्काचार्य का पूछा जाए, इनका सिद्धांत है द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। मध्वाचार्य का सिद्धांत क्या है? इनका सिद्धांत है अद्वैतवाद, सॉरी, इनका सिद्धांत है द्वैतवाद। मध्वाचार्य का जो सिद्धांत है वह द्वैतवाद है। शंकराचार्य का जो सिद्धांत है, शंकराचार्य ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है अद्वैतवाद। तो ये जो छोटे छोटे प्रश्न है, अगर इन पे आप ध्यान देते जाएंगे तो प्रश्न और कहीं से नहीं मिलेंगे, आपको सारे प्रश्न यहीं से मिलेंगे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि फणेश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है। 4 कहानियों का नाम दिया है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि फणेश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है। रस प्रिया, रस आखेटक, रसिक प्रिया, प्रिया नीलकंठी। ठीक है, इन 4 विकल्पों में एक फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी है, और वह विकल्प कौन सा है? जल्दी से आप लोग पहुंचानिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? रस प्रिया जो है, यह जो है फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी है। अगला प्रश्न है कि चंदन बाला रास के रचयिता हैं। चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? जिन धर्म सूरी, आसगु कवि, जिन दत्त सूरी, विजय सेन सूरी। चंदन बाला रास, तो चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? तो कवि आसगु हैं। आगे बढ़ते हैं, नंद ब्रज लीजय ठोंकी बजाए। एक पंक्तियां हैं, कथन है कि नंद ब्रज लीजय ठोक बजाए, देव विदा मिल जाहि, मधुपुरी जह गोकुल के राय। पंक्ति किस कवि की है? अब यह पंक्तियां किस कवि की है, यही आपसे पूछा जा रहा है। सूरदास, कृष्णदास, नंददास, परमानंद दास। सूरदास, कृष्णदास, नंददास या फिर परमानंद दास, इसमें से किसने जो है यह पंक्तियां लिखी हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सूरदास। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा सूरदास की यह पंक्ति है। अगला, चलिए ठीक है, प्रश्न हम लोगों का खत्म हो गया आज का। जैसा कि आपको पता है कि एक प्रश्नमाला में 60 से 35 प्रश्न, 60 से 1 से लेकर के 60 प्रश्न हल कराए जाते हैं, और दूसरे दिन उसी के आगे से यानी 61 से लेकर 125 तक प्रश्न हल कराए जाते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो आराम से देखिएगा, प्रश्नों को हल करिएगा। निश्चित तौर पे जो साथी हमारे कई साल से रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उनको भी कुछ न कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी, और जो साथी हमारे नए हैं उनके लिए तो सब कुछ नया है।
सब कुछ बटोरने के लिए पूरा संसार पड़ा हुआ है, वो सब कुछ बटोर सकते हैं, सब कुछ संग्रह कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग देखिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। अगली सूचना तक ये है कि अब हम लोग, जैसा कि मैंने बताया था कि एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट का, यानी जो हायर एजुकेशन है उसकी डेट आने वाली है, यानी हो सकता है उसका परीक्षा जो है हो सकता है जनवरी या फरवरी में हो। तो उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए तैयार रहिए। जो लोग हायर एजुकेशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए बड़ा ही अच्छा अवसर है और बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जीएस की तैयारी करने के लिए। तो इन्हीं सूचनाओं के साथ आज की क्लास साथियों यहीं मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पुनः।